Chalo, good morning and welcome back to a new week. In fact, we can also call it as a week of festivity, isn't it? Just a sec. मैं थोड़ा दरवाजा बंद कर देता हूँ. We can also call it as a week of festivity because with Dashera, Durga Puja, and in Assam, Bihu, then you had down south Pongal just a few days or weeks back, and so on. So like it's almost the entire country is now inundated with the spirit of festivity, isn't it? So I'm sure you must also be making some preparations at least. ये सब घर में बैठे 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 बोर हो गए, थक गए. अब सब लोग कुछ रिलीफ चाहते हैं. अब रिलीफ का कई बार कुछ बहाना चाहिए होता है. So I think this is one good so-called bahana where you can go out a little bit, but yes, with mask, with a lot of social distancing, it's still a little bit subdued, but I'm sure some few days you definitely have time for enjoyment, isn't it? Well, good morning messages from I've already got from Aryant, Garv, Harshit, Rishabh, Dhruv. Dhruv says कि मैं तो 5 महीने से बाहर नहीं निकला. I think the story is similar, except for some few. कुछ लोग तो I think message में भी लिखते थे कि मैं कल साइकिल लेके निकला था. So that was an achievement. साइकिल से बाहर निकलना was an achievement. I never knew that will also be an achievement. चलो, toppling was a theme of discussion. हमने last class में discuss किया था toppling, है ना? और हमने discuss किया था toppling when the object was on ground. है नहीं? तो ग्राउंड पे जो टॉपलिंग है उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था, isn't it? आज हम लोग उस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. कैसे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो उसका जो स्टैटिक केस है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. स्टैटिक जो केस है वो हम लोग कर चुके हैं, है या नहीं? तो एक काम करते हैं, स्टैटिक वाले में क्या होता है, जस्ट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. लेट्स से अगर थीटा लेस देन थीटा आर होता है ना? अगर थीटा लेस देन थीटा आर होता है तो इन दैट केस क्या होगा? ना ऑब्जेक्ट पड़ा रहेगा, है ना? नाउ विल दिस ऑब्जेक्ट टॉपल? देख के तो एटलीस्ट नहीं लग रहा है ना? मैं अगर ऑब्जेक्ट को बड़ा करता हूं और बड़ा करता हूं और बड़ा करता हूं, then let's say like this, then the chances of toppling increases, isn't it? जस्ट अ सेकंड. हाँ, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को बड़ा बड़ा करता जाऊंगा, हाइट बढ़ाता जाऊंगा, तो चांसेस ऑफ टॉपलिंग विल गो ऑन इंक्रीजिंग. सो स्टेज विल कम जब टॉपलिंग हो जाए. तो मैं एक काम करता हूं, मैं बेस को b ले लेता हूं और हाइट को h ले लेता हूं एंड देखता हूं कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग. यानी अब हम लोग क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? मिनिमम हाइट. क्योंकि ये एग्जैक्ट टॉपिक हम लोगों ने पहले कर रखा है, तो आई वांट द आंसर टू कम अप क्विकली, जल्दी. कृष्ण नागर इज आस्किंग कि स्कूल नहीं खुलने वाले थे बेटे. कंसेंट फॉर्म वाज फिल्ड बट ओनली अराउंड 10-12% ऑफ द स्कूल आई थिंक कि जो हाँ बोल रहे थे. बाकी मोस्टली सब ना बोल रहे थे, तो देयरफॉर द स्कूल हैड टू विथड्रॉ द स्टेप्स. बट माय गेस इज दैट जिस तरीके से नंबर्स डाउन जा रहे हैं एंड थिंग्स आर स्लाइटली ऑन द इंप्रूविंग साइड, तो आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी हिम्मत हो जाएंगे नवंबर या मैक्स नवंबर मिड एंड बिगिनिंग, who knows, शायद स्टार्ट हो. बाकी देखो. चलो, तो लाइक वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए कि टॉपलिंग हो जाए. माइंड यू, थीटा लेस देन थीटा यानी स्लिपिंग तो नहीं होगा. सो देयरफॉर नो स्लिपिंग, as you can see here. Krishna is asking sir autumn break होंगे? My knowledge is कि इस बार autumn break नहीं है, and that seems to be the directive that has come from CBSE कि इस बार autumn break स्कूल में ना दिया जाए. Looking into maybe actually that might have been the instruction from CBSE more because कि उनको गवर्नमेंट स्कूल्स का भी ध्यान रखना होता है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी तक कई जगह मतलब 90% जगह तो क्लास ही नहीं हो रहे थे, मतलब पूरा. तो देयरफॉर उनको लगा कि चलो ऑटम ब्रेक को एटलीस्ट रिकवरी पीरियड में डाल दो, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेट्स तो नो स्लिपिंग मिनिमम. फिर देखो क्या होता है कि अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं तो इन दैट केस क्या होता है, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, ये हो गया फ्रिक्शन which is also equal to mg sin थीटा, and
दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा होगा ऑब्वियसली, और वो शिफ्ट कर जाएगा, तो वो शिफ्ट हो गया s। तो हम एक काम करते हैं, हम सेंटर मास का वो टॉर्क निकाल लेते हैं, है ना। तो अगर मैं सेंटर मास का वो टॉर्क निकालता हूं इस तरीके से, तो इन दैट केस क्या होगा, mg cos थीटा mg sin थीटा का तो टॉर्क होगा नहीं, फ्रिक्शन यानी mg sin थीटा का टॉर्क होगा कैसे, mg sin थीटा into h/2, ये हो गया फ्रिक्शन का टॉर्क, isn't it? And that will be normal reaction torque yani equal to mg cos theta into some kind of a shift s, yani s is equal to h/2 tan theta। शिफ्ट होते होते जब एकदम कॉर्नर पे आ जाता है, कॉर्नर पे, तो फिर क्या होगा ना, शिफ्टिंग विल नॉट हैपन एनीमोर एंड इट विल स्टार्ट टॉपलिंग, क्योंकि उसके बाहर से नॉर्मल रिएक्शन थोड़ी मिल पाएगा, वो टॉपल कर जाता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर फॉर टॉपलिंग क्या हो जाएगा, s should be equal to b/2 is equal to h/2 tan theta, यानी h is equal to b cot theta, या कह सकते हो h greater than b cot theta। ये हो गया फॉर टॉपलिंग। तो टॉपलिंग के लिए जो कंडीशन निकल आ रहा है वो है h greater than b cot theta, is that okay? तो चलो, it was a simple thing, we have already done it earlier, so there is nothing new। अब हम लोग आगे करते हैं। अब मैं काम करता हूं, थीटा कर देता हूं ग्रेटर देन थीटा, तो अब क्या होगा, स्लिपिंग होगा, और स्लिपिंग के साथ साथ हो सकता है कि टॉपलिंग भी हो जाए, हम तो वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, है या नहीं। तो अगर स्लिपिंग होगा तो इन दैट केस लेट्स सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर टॉपलिंग। बस ये कि थीटा ग्रेटर देन थीटा आर है, तो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर हो गया लेट्स से, एंड थीटा इज ग्रेटर देन थीटा आर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस केस में भी देखना इफेक्टिव नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि देखो एकदम से तो टॉपल नहीं करेगा ना, अगर मान लो हाइट कम है तो वो स्मूथली तो नहीं करना चाहिए, वो स्लाइड करेगा विद काइनेटिक फ्रिक्शन, बट इतना जल्दी से टॉपल नहीं करेगा। टॉपल तो तब करेगा जब हाइट कुछ ज्यादा ही हो, है या नहीं। तो नाउ कैलकुलेट द हाइट रिक्वायर्ड फॉर टॉपलिंग ऑफ दिस। माइंड यू थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी ये स्लाइड करके नीचे आएगा, ये तो एश्योर्ड। सो द बॉडी slides down as theta is greater than theta, ठीक है। तो ये हो गया mg sin थीटा, ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, ये हो गया mg cos थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होके इसको एडजस्ट करेगा, तो लेट्स से दैट शिफ्ट इज सपोज्ड एस। क्योंकि इस बार मूविंग टाइप का है, इसलिए इस बार सिर्फ सेंटर मास के अबाउट ही हम टॉर्क ले सकते हैं। तो लेट्स सी द रिजल्ट। तो अगर सेंटर मास के अबाउट टॉर्क लेता हूं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, n यानी mg cos थीटा, सो mg cos थीटा into s is equal to mu mg cos थीटा into h/2 is equal to mu mg cos थीटा into h/2, ठीक है। तो शिफ्ट कितना आ गया, शिफ्ट आ गया, mg तो खत्म, cos थीटा कैंसिल, mg कैंसिल, mu h/2। अब अगर तुम चाहते हो कि टॉपल करे तो शिफ्ट कितना होना चाहिए ना, कॉर्नर तक होना चाहिए। देयरफॉर मैं लिखूंगा फॉर टॉपलिंग, ठीक है। फॉर टॉपलिंग व्हाट इज द कंडीशन ना, s is equal to या greater than or equal to b/2, ठीक है। दैट मींस s तो ये है, दैट मींस mu h/2, और रादर इक्वल टू छोड़ दो, इक्वल टू तक तो बैलेंस करेगा, उसके ज्यादा होते ही टॉपलिंग स्टार्ट होगा। तो देयरफॉर s ग्रेटर देन b/2 यानी mu h/2 इज ग्रेटर देन b/2, ठीक है। तो यानी h ग्रेटर देन b/2, ये हो गया टॉपलिंग का क्राइटेरिया, दैट इज h ग्रेटर देन b by mu,
Deham has given the right answer and that is h equal to b by mu. So he has given the limiting case. ठीक है, एक ही बात है, doesn't matter. He has given the limiting case. हमें क्या चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग केस में जस्ट टॉपलिंग इनिशिएट होगा. That's what we can say. इनिशिएट होगा, है ना. चलो ठीक है. So like now we finally get. सर फर्स्ट इक्वेशन हम टॉर्क इक्वल कर रहे हैं ना दोनों तरफ का, जो नॉट टॉपलिंग वाला. और क्योंकि देखो बाकी टॉर्क तो होगा नहीं, mg sin थीटा mg cos थीटा टॉर्क होना नहीं है. नॉर्मल एक्शन शिफ्ट हो गया, उसका टॉर्क होगा और फ्रिक्शन का टॉर्क होगा. तो ये दोनों शुरू में तो बैलेंस करेंगे जब हाइट कम है. इसलिए क्या होता है, अगर मान लो ये जैसे ये ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखो तो जल्दी से देखो टॉपल नहीं करता. देखो स्मूथली नीचे आ रही है, देखो टॉपल नहीं करता. लेकिन इसी को अगर मैं ऐसे रख देता हूं तो देखो रखते ही टॉपल हो जाता है. क्यों? इसका हाइट कुछ ज्यादा ही है. किससे ज्यादा है? इस वाले से ज्यादा. ये पॉइंट है. इस बार b बहुत कम कर दिया मैंने, तो b बाय म्यू तो यानी छोटा वैल्यू होगा उससे ग्रेटर. और इस बार क्या होगा, देखो b बहुत ज्यादा है और हाइट बहुत कम है. ये देखो हाइट बहुत कम है, b बहुत ज्यादा है, यानी दोनों ही अनफेवरेबल होंगे. इसलिए देखो इस बार टॉपलिंग नहीं हो रहा है, इस बार सिर्फ स्मूथली नीचे आ रहा है. जबकि ऐसे में क्या होता है, देखो तुरंत टॉपलिंग हो गई, देखो छोड़ते ही टॉपलिंग हो रहा है. मतलब स्लिपिंग का भी इसको वो नहीं हो रहा है, उसके पहले जैसे टॉपलिंग से शुरू होगी. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन प्रैक्टिकली. ठीक है. सो दैट्स मोर और लेस अबाउट टॉपलिंग. थोड़ा सा टॉपलिंग के ऊपर डिस्कशन हम लोग एक बार और करेंगे, है ना. बट आई थिंक अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही काफी है. ठीक है. चलो आज हम लोग फिर से कोलिजन के ऊपर डिस्कशन करेंगे. कोलिजन, ठीक है. कोलिजन में क्या है ना, हमने सर अगर h वैल्यू से कम हो लेकिन थीटा पे डिपेंड नहीं कर सकता टॉपलिंग? कौन सा टॉपलिंग का केस थीटा पे भी डिपेंड नहीं करेगा जो देखा होगा केस था पहले? यानी b नहीं सर, फर्स्ट केस में साइज पे डिपेंड करता है. समझे ना, साइज पे डिपेंड. जो फर्स्ट केस था जिसमें आंसर b cot थीटा था, और उस समय जो पिछले वाला, तो उस समय तो स्टेशनरी वाला था ना. यस सर. वो तो स्टेशनरी वाला था ना, तो स्टेशनरी पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा. पर चलते हुए पता क्या होता है, मैं समझ रहा हूं. आई मीन व्हाट प्रोबब्ली यू आर गेटिंग अ सेंस इज दैट कि अगर मैं थीटा बढ़ाता हूं, इट्स अ गुड सेंस दैट यू आर हैविंग, बट उसके काउंटर पॉइंट भी एक बार समझो. प्रोबब्ली देखो, ये फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, मैथ्स नहीं. कि मैथ्स ज्यादा हो जाता है ना तो कई बार वो फिजिक्स का जो ब्यूटी है वो छुप जाता है. तो मैं थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड बात करने की कोशिश कर रहा हूं. लेट्स सी वेदर आई एम एबल टू लिंक विद योर माइंड और नॉट. What I'm saying is that probably what is going on in your mind is that कि अगर मैं एंगल बढ़ा देता हूं, थीटा को थीटा आर से बड़ा करके, उससे भी तो बड़ा भी तो होता है ना. अब मान लो थीटा 30 डिग्री तो मैं 35 डिग्री करता हूं, 40 डिग्री करता हूं, तो क्या टॉपलिंग के चांसेस सिमिलर रह जाता है? ये देखो कहीं, अच्छा चलो तो मिटा दिया, देखा होगा कि इस केस में कहीं थीटा नहीं आया है या नहीं, कहीं थीटा नहीं आया. चलो ठीक है. अब सुनो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग इज कि अगर मान लो एंगल बढ़ाता हूं तो टॉपलिंग का चांस बढ़ता है. To an extent I will agree, but इसके काउंटर भी हो रहा है. पता क्या कि अगर तुम सेंटर ऑफ मास का वो टॉर्क देखते हो तो टॉपलिंग करा कौन रहा है? फ्रिक्शन. तो जैसे तुम थीटा बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? म्यू mg cos थीटा. देयरफॉर थीटा बढ़ाना ज्योमेट्रिकली, मैं समझ रहा हूं, थीटा बढ़ाना इज ज्योमेट्रिकली इन फेवर ऑफ टॉपलिंग. सो यू माइट थिंक कि थीटा बढ़ाते ही टॉपलिंग और जल्दी हो जाना चाहिए, फिर ये थीटा इंडिपेंडेंट क्यों हो रहा है? Now you are right in your point, but there is also a counterpart happening, and that is थीटा बढ़ाते ही जो टॉपलिंग करने वाला फोर्स दे रहा है यानी टॉर्क दे रहा है वो है फ्रिक्शन. वो फ्रिक्शन कम हो जाता है. तो ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग थीटा बढ़ाने से टॉपलिंग के फेवर में होता है, बट फिजिक्स लैंग्वेज में अगर मैं देखता हूं, यानी फोर्स के टर्म्स में अगर मैं देखता हूं, तो फ्रिक्शन का टॉर्क उसको टॉपल कराता है, वो कम हो जाता है क्योंकि म्यू cos थीटा. तो समझ लो कि वो कुछ एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है. इसलिए अल्टीमेट रिजल्ट ये है कि इट इज प्योरली अ ज्योमेट्रिकल थिंग. वो आया था ना कुछ b ग्रेटर देन h बाय म्यू आया था शायद, या h ग्रेटर देन b बाय म्यू, ऐसे कुछ आया था. तो यानी कहने मतलब क्या है कि अब ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा. एक बार थीटा ग्रेटर देन थीटा आर हो जाए, नाउ इट्स प्योरली अ ज्योमेट्रिकल थिंग, ना कि थीटा आर से कितना ज्यादा है थीटा, उस पे डिपेंड करेगा. जबकि जब स्टैटिक केस हो रहा है तो इन दैट केस क्या हो रहा है ना, जो है इट इज थीटा डिपेंडेंट. इट इज अ थीटा डिपेंडेंट थिंग. ठीक है. अब बताओ क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ाते हो तो टॉपलिंग के फेवर में हो गया. दैट्स पॉइंट नंबर 1.
इंटरेस्टिंगली जब तुम एंगल बढ़ाते हो ना तो mg sin थीटा बढ़ता है, और क्योंकि थीटा लेस देन थीटा आ रहा है तो वो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, यानी दोनों ही टॉपलिंग के फेवर में हो गया, यानी एंगल बढ़ाना ओवरऑल इज इन फेवर ऑफ टॉपलिंग। ये हो गया थीटा लेस देन थीटा। देखो अभी मैं मैथमेटिक्स कम यूज कर रहा हूं, मैं फिजिक्स ज्यादा यूज कर रहा हूं, है या नहीं? वो अलग बात है कि मैथमेटिकल रिजल्ट आ चुका है, इतना डिटेल में इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, बट देन बिकॉज़ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई हैड दिस सेंस कि probably you are having a little bit difficulty in connecting it to the physics idea that is in your mind, तो मैं उस एंगल से भी इंटरप्रेट करने का कोशिश किया। अगर इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रहता है तो स्पेसिफिकली टाइप करके बोलो कि एग्जैक्टली अब क्या रह गया, और अगर क्लियर हो गया तो देन वी कैन सर अंडरस्टूड, आ गया सर समझ। सो मैं आस्क्ड समथिंग एंड दैट इज सर पहले एग्जांपल में फ्रिक्शन नहीं था। ना 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 ना, फ्रिक्शन तो थ्रू आउट था, फ्रिक्शन नहीं लिया था क्या मैंने? फ्रिक्शन तो लिया था ना मैंने, या नहीं लिया था? फर्स्ट एग्जांपल मुझे भूल भी गया, फर्स्ट एग्जांपल जो लिया था उसमें फ्रिक्शन लिया था मैंने? यस सर। हाँ तो फ्रिक्शन लिया था, सो फ्रिक्शन था उसमें, ठीक है ना? सो डोंट वरी। और इसमें भी फ्रिक्शन है, इसमें तो होना ही है क्योंकि इसमें तो थीटा ग्रेटर देन थीटा आर लिख रहा हूं, तो फ्रिक्शन तो है ही है ना? चलो ठीक है, सो दैट्स अबाउट योर कपलिंग बोथ ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एज वेल एज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है? इंटरेस्टिंगली जब तुम एडवांस के पेपर्स के रिवीजन करोगे तो देखना तुमको 2-3 बार क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 बार क्वेश्चन मिलेगा जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आया, ठीक है ना? सो दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। हमने उस दिन कोलिजन किया था, है ना? कोलिजन के ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन एक चीज था उसमें, सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज था, इज दैट सारे केसेस में कहीं ना कहीं पिन करके, पिन से, हिंज से सिस्टम को रोका गया था, बट कई बार नहीं भी रोका जा सकता। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक टेबल है और यहां पे एक रॉड पड़ा हुआ है, इसको कहीं बाइंड नहीं किया, बाउंड नहीं किया, कहीं पिन विन से अटका के नहीं, इट इज फ्री टू मूव एनीवेयर एनी वे, जैसे मर्जी, जैसे जिस डायरेक्शन में से। अब मैं काम करते हैं, बॉल को यहां से फेंकता हूं, तो लाइक रॉड इज लाइंग ऑन द टेबल, मैंने बॉल को रोल कर दिया, ये बॉल यूं चला गया और हिट कर गया। हिट करने के बाद ऑब्वियसली हिटिंग हो रहा है तो कोलिजन हो रहा है, कोलिजन होगा तो उसके कंसीक्वेंसेस होंगे, है ना? कई तरीके से सवाल इसमें बनता है, तो मैं 2-3 करा देता हूं सो दैट यू गेट अ फेयर बिट ऑफ आइडिया, बिकॉज़ एनी मटेरियल बुक यू विल सॉल्व यू विल गेट सम क्वेश्चंस ऑन दिस। एंड जेई में भी अगर देखोगे पिछले 15 साल में, देखना 2 या आई थिंक शायद 3 बार इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग टाइप के, तो आई थिंक लेट्स हैव अ फेयरली गुड आइडिया। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूं, तो द टॉप व्यू इज लाइक दिस। ये रॉड है, ठीक है ना? और इसका मास क्या लेना है, चलो 3m 4m, और एक पार्टिकल m मास का u वेलोसिटी से आके हिट करता है, हिट्स एंड स्टिक्स, यानी ये पार्टिकल आके हिट करता है और स्टिक भी कर जाता है उसके साथ, यानी स्टिक के साथ स्टिक कर जाता है। दैट्स द रिजल्ट। क्वेश्चन इज फाइंड द a percentage एनर्जी लॉस, बट परसेंटेज एनर्जी लॉस निकालने के लिए और भी चीजें चाहिए। फाइंड ओमेगा आफ्टर कोलिजन, ठीक है? फिर है परसेंटेज एनर्जी लॉस, ठीक है? परसेंटेज एनर्जी लॉस और ओमेगा आफ्टर कोलिजन। These are the two questions. ये रॉड 3m और 4l का है, 3m 4l, ये m मास का पार्टिकल है और वो हिट करके हिट्स और स्टिक कर जाता है, ठीक है? स्टिक भी कर जाता है और उससे रॉड घूमता भी है। नाउ गो अहेड।
ठीक है, नाउ कैन स्टार्ट सम थिंग्स यू हैव टू इंटरप्रेट नाउ। ये देखो, अगर हमने देखा या अगर हमने जो जाना है फिजिक्स के बारे में अभी तक, हमने बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलो वो तो 11th में नहीं पढ़ा, वो तो बहुत पहले ही पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ा है। और इन्हीं के इर्द गिर्द देखना 70-80% ऑफ द क्वेश्चन घूमते रहते हैं मैकेनिक्स के, एटलीस्ट ये तीन प्रिंसिपल के ऊपर ही देखना आसपास घूमते रहते हैं। तो नाउ स्टार्ट अप्लाइंग। हाउ डू अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, हाउ डू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन इफ देयर इट इज एप्लीकेबल, फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन इफ इट इज एप्लीकेबल, है ना, मोमेंटम कंजर्वेशन इफ इट इज एप्लीकेबल, स्टार्ट अप्लाइंग देम। Okay, sir has already given an answer and that is root under. अच्छा, फिर बोला कि नहीं ये गलती हो गया, चलो कोई नहीं, maybe you can just retry once. Go ahead. Okay, Aditya Matra has already given an answer, that is omega is equal to 3u by 8l. Nikhil has given the answer as omega is equal to u by 4ml. बेटे m तो नहीं हो सकता ना, m नहीं होगा, वो m शायद गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। Nikhil has given the answer as u by 4l. Aditya Mathur has given 3u by 8l. ध्रुव ने दिए तो थे आंसर 4u by 17l, but after that he withdrew the answer. चल कोई नहीं, sometimes you do a small mistake here and there which includes everybody. That means till now there are two answers only. वैसे इंटरेस्टिंगली, यू नो व्हाट, क्लास 11th का सिलेबस अगर देखोगे ना, वो शुरू के यूनिट डायमेंशन में छोड़ दो, वो तो फिजिक्स ही नहीं है करीब करीब, है ना, वो तो छोड़ दो, मोशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखना एलओडी का जो ग्राफ होता है, एलओडी मींस लेवल ऑफ डिफिकल्टी, वो कुछ ऐसे होता है। दिस एलओडी वर्सेस टाइम, क्या चैप्टर्स है इसकी माइंड से इस तरीके से ग्राफ है। अभी हम लोग पीक पे हैं, वी आर द पीक लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज रोटेशन चैप्टर, यहां पे अभी हम लोग। और इसका जो अगला चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन, दैट इज द इजीएस्ट चैप्टर इन क्लास 11। क्या कॉन्ट्रास्ट है देखो, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी से एकदम हम लोग जंप करेंगे लोएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी राइट हियर। So that's the interesting part. Shreya, she has also given an answer. Chalo, now there are more answers. U upon 16l. Som has given root under 3u by 13l. बेटे सोम रूट अंडर तो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो डायमेंशनली सही नहीं हो रहा। देखो जरा, u by 13l तो पर सेकेंड, अब स्क्वायर रूट करो तो फिर तो नहीं बन पाएगा ना, तो स्क्वायर रूट नहीं होगा, मे भी कहीं गलती हुआ। चल कोई बात। अब देखो, लेट्स स्टार्ट नाउ। और जो ग्रेविटेशन का लो था उसके बाद थोड़ा सा राइज होता है, एसएचएम वेव्स वगैरह, थर्मो हार्मो, तो थोड़ा सा राइज होता है, बट स्टिल इट इज मच इजियर देन द रोटेशन चैप्टर दैट वी आर डूइंग राइट नाउ। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे? और एनर्जी कंजर्वेशन लगेंगे या नहीं लगेंगे, है ना? तो हमें एक कंडीशन निकालना है कि कैन वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन और नॉट। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज, कैन वी अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, कैन वी अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड आल्सो कैन वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो बाप रे, आज तो नेट बहुत स्लो है लग रहा है, ले नहीं। इंटरेस्टिंग, क्या चक्कर है?
मैं सोचा था पोल करूंगा, तो पोल तो खोलने में टाइम लग जाएगा। मैं इकट्ठे कर दूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो ठीक है, अब मैंने सेव तो कर दिया, अब देखता हूं कितना काम करता है नहीं करता है ना। आज नेट पे कुछ गड़बड़ है, सेव नहीं हो रहा। चलो छोड़ो, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा कोई बात नहीं। अब नाउ लॉन्च द पोल ऑल ऑफ देम। मेरा सवाल ये था कि इस क्वेश्चन में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन, ये जो तीन बेसिक कंजर्वेशन लॉज हमने फिजिक्स में पढ़ा, कौन से एप्लीकेबल है और कौन से एप्लीकेबल नहीं है। तो दैट इज द क्वेश्चन एंड नाउ यू टू आंसर ईच ऑफ देम। तो साथ में भी कर सकते हो। Okay, it's a pretty biased poll, it seems. It's a pretty biased poll, it seems. Chalo, only 16 have voted till now. Now 18 have voted. चलो, I think now we will stop it अभी। तो पोलिंग का रिजल्ट ये आ रहा है कि ओवरवेलमिंगली एक तरफ है। और अब मैं इसको एंड करता हूं, अभी भी चल रहा है, इनफैक्ट कुछ लोग अभी भी पार्टिसिपेट करो। चलो अभी इमीडिएटली एंड नहीं करता हूं, मे बी सम पीपल आर थिंकिंग अभी। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन का जो बेसिक प्रीमाइस है, नाउ आई थिंक आई विल एंड इट। ठीक है ना, नाउ आई विल एंड इट। बेसिक प्रीमाइस जो है, आई विल आल्सो शेयर द रिजल्ट्स। बेसिक जो प्रीमाइस है वो है नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इस रॉड को और पार्टिकल को सिस्टम लेता हूं, तो व्हेन दे हिट टुगेदर दे आर गोइंग टू गिव ईच अदर इंटरनल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड देयरफॉर यस वी कैन कंजर्व मोमेंटम। तो देयरफॉर डोमिनेंट आंसर 86% है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स लुक एट द एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैन आई अप्लाई? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। इसमें भी ओवरवेलमिंग आंसर आया है, 22 में से 19 ने जो है आंसर दिया है नो, सॉरी यस वी कैन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड दैट्स राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। चलो गड़बड़ तो नहीं कहूंगा, बट क्लोज रिजल्ट है, इन द सेंस कि 10 जने ने बोला कि हाँ हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, 12 जने ने बोला कि एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज हम एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल ऑफ E is equal to 0 है। हिट्स एंड स्टिक्स वाला है ना, तो हिट्स एंड स्टिक्स में क्या होता है? E 0 होता है, और E 0 पे बच्चे नहीं होता है एनर्जी कंजर्व। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये वंस फॉर ऑल, याद तो नहीं बोलूंगा, याद कर लो, बट एटलीस्ट वंस फॉर ऑल माइंड में सेट कर लो कि इस पे नहीं होता है एनर्जी कंजर्वेशन अगर E is equal to 0 है तो। So now let's apply one at a time momentum conservation. Momentum conservation कैसे होगा ना? M into U is equal to 3M plus M into V, यानी V is equal to U by 4. Implies V is equal to U by 4. ये हो गया पहला अप्रोच।
ये तो आ गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। नाउ द थिंग इज दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहां के अबाउट लगाना चाहिए? द आंसर इज जो मर्जी एक्सिस ले लो, टॉर्क 0 होने चाहिए। हो गया? बट अभी रुको, ऐसे में ध्यान रखना, हमेशा याद रखना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउड तो होता है कई बार कई एक्सिस पे, लेकिन देखना अगर IAOR मिल रहा है तो वो कन्वीनियंट पॉइंट होता है नंबर 1, और अगर नहीं है in that case center of mass is a convenient point. So therefore I would suggest कि conserve angular momentum about center of mass. So therefore ये अगर center हुआ तो ये हो गया center of mass, यहाँ पे कहीं इधर। So this is the center of mass. ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, ये फिक्स नहीं है, पर इस पॉइंट की एक खासियत है, पता क्या? यही एक पॉइंट है पूरे रॉड का जो कि पूरा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। That means this is the only point in the rod that will go in a straight line. Which point? Center of mass of the system. ठीक है ना? तो कहां पे सेंटर ऑफ मास होगा? तो कुछ ले लो, जैसे कुछ y ले लो, है ना? तो y कितना होगा? Let's calculate y now. मोमेंटम तो इसको हो गया y of center of mass क्या बना? y is equal to m into 2l plus 3m into 0. मैं इसको सेंटर ले लूं by m plus 3m यानी l by 2, यानी कितना शिफ्ट होगा सेंटर ऑफ मास रॉड के सेंटर से ना l by 2. तो लेट मी नाउ राइट इट एज l. तो मैं इस पॉइंट के अबाउट यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन निकालूंगा। आई होप दैट्स कंफर्टेबल। तो कैसे करेंगे? मैं इसके एंगुलर मोमेंटम तो क्या हो जाएगा? m into u into 2l minus l by 2. क्यों? क्योंकि m भी आप तो r बोलते क्या वही होगा, and that is 2l minus l by 2. तो m भी r का r हो गया, तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इज इक्वल टू, अब पूरे सिस्टम इकट्ठे जा रहा है, तो यानी सेंटर मास के अबाउट करते हो तो क्या होता है फायदा ना, ICF into ओमेगा। अब सर वो L/2 कैसे आया? L होना चाहिए। L होना चाहिए, नहीं 2ml by 4m इधर। अच्छा सर 4L है, ठीक है सर। 4m है ना, ये 12 minus l by 2 हो गया इसलिए। अच्छा अब आ जाओ मोमेंटम इनर्शिया पे। मोमेंटम इनर्शिया क्या होगा? नहीं तो रॉड का 3m 4l square by 12, ये हो गया सेंटर मास के अबाउट, लेकिन l by 2 शिफ्ट है तो प्लस 3m into l by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, शिफ्ट वाला। तो जो सेंटर मास है उसके अबाउट मोमेंटम इनर्शिया निकाला तो रॉड का निकल गया। अब पार्टिकल का रहता है, पार्टिकल का क्या होगा? 3l by 2 टू द 4 minus 1, तो 3l by 2 ये होगा, पार्टिकल तो यहां पे चिपक गया, प्लस m into 3l by 2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये हो गया टोटल I, ये हो गया टोटल I। जस्ट सोम इज आस्किंग शिफ्ट बता दो। शिफ्ट देखो कैसे होता है ना, रॉड के खुद के सेंटर मास का वोट नहीं होता है ml square by 12, m की जगह 3m, l की जगह 4l by 12, लेकिन हमें यहां का वोट नहीं चाहिए। दिस इज द सेंटर मास ऑफ द रॉड, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेंटर मास ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए क्या है ना, l by 2 शिफ्ट करना पड़ रहा है, इसलिए देखो 3m into l by 2 होल स्क्वायर, 3m मास l by 2 शिफ्ट। और ये जो लिया मैंने, ये पार्टिकल का मोमेंटम इनर्शिया, पार्टिकल भी तो कॉर्नर पे है, तो यानी ये कितना होगा 3l by 2, 2l minus l by 2 यानी 3l by 2, तो वो 3l by 2 का होल स्क्वायर, वो पार्टिकल का होगा। तो यानी रॉड के सेंटर मास से शिफ्ट तो दो टर्म्स, और पार्टिकल का तो एक ही टर्म होता है हमेशा, तो वो एक टर्म आ गया। सो दैट इज व्हाट इज द टोटल मोमेंटम इनर्शिया। अब इसको जरा सॉल्व किया जाए, यानी सेंटर मास पर वैसे क्यों लिया था? MUL है ना इज इक्वल टू, सर किसी और पॉइंट के अलावा कर सकते थे। हाँ इस बार तो तुम जो मर्जी पॉइंट कवर कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? ये टॉर्क ही नहीं है कहीं पे भी, टॉर्क तो है नहीं कहीं, टॉर्क कहाँ है बताओ जरा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने में क्या फायदा था? मैं बताऊंगा, थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, अभी पहले इसको करने दो, ठीक है ना। क्योंकि सेंटर मास का अबाउट नहीं करते हो तो इन दैट केस एक एडिशनल टर्म लेना होता है, बट उस एडिशनल टर्म के बारे में अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड भी कर रहा हूं इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली, ठीक है ना। बट डोंट वरी, वो तो मुझे करना ही था, क्योंकि मुझे अगला जो क्वेश्चन कराना था उसमें तो बहुत जरूरी था कि हम सेंटर मास से हट के
एंगुलर मोमेंटम निकाल। मैं बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जा, अभी पहले सेंटर मास से निपटाने दो, फिर विल गो इनटू डिटेल्स। चलो तो 3/2 into MUL, और ये कितना हो गया ना, m L² ओमेगा, और ये हो गया 4 प्लस 4 प्लस 3/4 प्लस 9/4, ठीक है, हाँ यार 9/4, ठीक है ना, तो 7 ml² ओमेगा इज इक्वल टू 7 ml² ओमेगा, यानी ओमेगा कितना आ गया फिर 3/14 U/L, यानी 3/14 U/L, ठीक है, 3/14 U/L। 3/14 किसका आया था क्या? एक्चुअली पिछले वाले सारे चैट मैसेज तो गायब हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि आया था या नहीं आया था, चलो जो भी है, नाउ द आंसर इज देयर। इसमें अगर एरर है तो पॉइंट आउट कर देना कैलकुलेशन मिस्टेक, वैसे तो ठीक ही होगा। ओमेगा इज इक्वल टू 3/14 U/L इज द फाइनल आंसर। ओह, सब तो बोल रहे हैं ब्लर ब्लर ब्लर, क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम सेंटर मास के अबाउट सब कुछ कैलकुलेशन करें, तो हमें सेंटर मास निकालना पड़ेगा, है ना। तो सेंटर मास कैसे निकालना ना, मैंने उसके लिए क्या किया, अब तो मिटा देता हूं, तो इसकी जरूरत नहीं है, तो बताइए कैलकुलेशन। तो मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक काम करो, ये रहा रॉड, है ना, ये एक्स एक्सिस ले लो और ये ले लो वाई एक्सिस, हो गया, और यहां पे एक पार्टिकल रख लो। तो अब ये रॉड है, इस रॉड का सेंटर मास यहां पे, पार्टिकल का यहां पे, तो नेट सेंटर मास यहां पे कहीं पे होगा, तो मैं उसको लिख रहा हूं एज y। अब y कितना होगा, दैट्स द कैलकुलेशन दैट वी आर वांटिंग ना। तो y कितना होगा ना, m into 2l, ये देखो, ये तो 2l है ना, क्योंकि रॉड इज ऑफ 3m and 4l, माइंड। तो ओरिजिन में याद रखना रॉड का सेंटर मास है, तो इसलिए मैंने लिखा 3m into 0, देखो रॉड का सेंटर मास को ओरिजिन माना, और m into 2l, ये देखो m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2, ये तो m है, ये 3m है, यानी l/2, यानी ओरिजिन से l/2 डिस्टेंस दूर पूरे सिस्टम का सेंटर मास है, और उसी के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, तो ये चीज फाइन। अच्छा, नाउ देहम इज आस्किंग को जो u/4 आपने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, ये वाला, इसका क्या यूज है ना, अभी करता हूं, थोड़ा सा रुको। अभी हमने क्या किया, हमने ओमेगा आफ्टर कैलकुलेशन या आफ्टर कोलिजन्स के कैलकुलेशंस कंप्लीट करके निकाल लिया, और वो आ गया 3/14 U/L, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, परसेंटेज एनर्जी लॉस। चलो परसेंटेज छोड़ो, एनर्जी लॉस निकाल दो, उससे तो परसेंटेज निकाल ही लोगे, कोई ऐसे बड़ी बात तो है नहीं, तो वही करते हैं, पहले एनर्जी देखते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, है ना, ये ध्यान रखना, इसका आया था 7 ml², ये ध्यान रखना कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंटम इनर्शिया आई आया था 7 ml², ध्यान रखना, नहीं तो फिर से कैलकुलेट करना, ठीक है। तो now initial kinetic energy is only of this particle, क्योंकि ये एक पार्टिकल है जो कि u स्पीड से आया है, तो therefore ke1 is equal to half mu²। एक काम करो, इतना ज्यादा हेल्प करने की अब जरूरत नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल लो बस, परसेंटेज छोड़ दो, परसेंटेज तो निकाल ही लोगे, हमें इनिशियल तो मालूम ही है, तो जस्ट लॉस ऑफ एनर्जी निकाल के दिखा दो, जल्दी करो, आई एम गिविंग यू सम टाइम टू डू, बिकॉज़ ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ही करता जाऊं, तुम लोग भी अटेम्प्ट करो और आंसर दो। कई आंसर्स आ गया, आदित्य माथुर has given 3/14, ऋषभ also 3/14, and Aryant has given 75/392। 14 तो नहीं आएगा इससे, है ना, और ना ही 3 आएगा, ये 121 वो भी नहीं आएगा। चलो, यानी अरियंत के आंसर अलग है, आदित्य और ऋषभ के अलग, आदित्य ऋषभ के लिए सेम है। चल लेट्स स्टार्ट। अब काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 2 में क्या होगा, लीनियर प्लस रोटेशनल। तो लीनियर कितना है, वो ये वाला होगा, यानी हाफ m बोलते क्या लिया जाएगा, 3m प्लस m, यानी अब 4m लिया जाएगा, इनटू u/4 का होल स्क्वायर।
ये हो गया लीनियर काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखना, ठीक है, प्लीज लुक एट दैट। और आवाज रोटेशनल, हाफ आई सेंटर ऑफ मास। थोड़ी देर पहले हमने आई सेंटर ऑफ मास निकाला था, वो था 7 ml स्क्वायर, इसकी मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगा, 7 ml स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब मुझे ओमेगा याद नहीं आ रहा है, ओमेगा कितना आया था, कुछ आया था ना, 3/14 3/14 U by L. 3/14 U by L whole square, that is what it is, यानी mu square कॉमन लो, तो 4 और 4 का स्क्वायर, तो लाइक 4 2 8, तो 1/8 प्लस, अब तो कुछ कैंसिल होगा, 9 एक 7 चला गया, तो 14 2 28 56, then 56 और ये आ गया आई थिंक 9, ये आ रहा है शायद 7 2 2 28 56 और उधर 3 का 9, ठीक, देयर इज 7 + 9 यानी 16/9, 7 + 9 16/56, तो 16/56 में कितना आ रहा है, 2/14 1/7 आ रहा है, ठीक है, 16/56, तो 4 से 4/7 2/7, yeah, एक बार जरा कैलकुलेशन मेरे को चेक कर लेना, the answer that is we are getting is 2/7 mu square, ठीक है, एक बार चेक कर लो, I think it's right, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, फाइनल आंसर इज इक्वल टू व्हाट, द फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2/7 mu square, फाइन, एक बार चेक कर लो कहां पे दिक्कत आ रहा है। अच्छा, इसका ना थोड़ा सा फिजिक्स पे चलते हैं, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, इसके बाद ये सब परसेंटेज वर्सेंटेज ये सब तो चलो अपने आप कर लोगे, आई नो, व्हाट आई एम नाउ इंटरेस्टेड इन इज द मैथमेटिक्स ऑफ इट, सॉरी द फिजिक्स ऑफ इट। फिजिक्स क्या है, देखो ये जो सेंटर ऑफ मास है, कई बार ना इसका रोल, अहमियत हम लोग थोड़ा सा अंडररेट कर लेते हैं या अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, इस बार सेंटर ऑफ मास बड़ा इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेगा, कैसे देखो, I don't know how many of you have thought over this thing कि अगर मैं एक लॉलीपॉप को ऐसे करके यूं करके फेंक देता हूं, यूं करके, है ना, तो लॉलीपॉप का स्टिक विद दैट हेवी लॉलीपॉप में देखना वॉबल करते हुए ऊपर जाता है और वॉबल करते हुए नीचे आता है। Now what is the science really? The science is that because I am seeing geometrical thing, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, तो वो जो मैंने लॉलीपॉप को थ्रो किया तो उसका सेंटर ऑफ मास सीधा गया और वापस आया, लेकिन ज्योमेट्रिकली लॉलीपॉप वाला जो स्टिक है दैट्स टू लाइट, लेकिन विजुअली तो उतना ही है भाई, साइज तो बड़ा ही है ना उसका भी, लाइट है, लेकिन विजुअली तो मुझे दिखेगा, तो देखना वो वॉबल करते हुए दिखेगा, ऐसे करते करते, बट असली में क्या होगा, इट विल गो स्ट्रेट एंड कम डाउन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। यानी लॉलीपॉप को देखोगे, अगर ये लाइन है मान लो, तो मान लो अगर ऐसे थ्रो किया है ना, देखना थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, 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 उसके थोड़ी देर बाद ऐसे हो गया, समझ रहे हो, फिर नीचे आएंगे तो नीचे आते हुए मतलब ऐसे हो गया, फिर ऐसे करते ऐसे हो गया, फिर नीचे आते हुए यूं हो गया, फिर ऐसे करते जो भी है whatever. So the point is that you will see that the lollipop is almost not moving at all, लगेगा ही नहीं जैसे मूव कर रहा है, except for straight line motion है, और लगेगा जैसे उसके हैंडल सिर्फ घूम रहा है, ऐसे लगता है, बट इसलिए वो इसलिए क्योंकि लॉलीपॉप इज द मेन हेवी पार्ट, तो सेंटर ऑफ मास लगभग उसके सेंटर पे है, यहां पे उतना बायस तो नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए इस बार ये जो घूमेगा ना रॉड, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, यानी अगर आफ्टर कोलिजन ट्रेस करोगे तो कैसे मिलेगा वो देखो, आफ्टर कोलिजन इस तरीके से हो जाएगा कि ये पार्टिकल है, ये रॉड, ठीक है,
तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये लो। तो देखना थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा, उसके थोड़ी देर बाद देखना 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 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में जाएगा, बाकी पॉइंट्स उसके अराउंड घूमते 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 चलेंगे। इसलिए लॉलीपॉप का एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे बायस हो चुका। अब उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा ना, ये सेंटर ऑफ मास तो वही स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास, उसके थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, ये इस टाइप, फिर उसके थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, यानी सेंटर ऑफ मास, उसके थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएंगे, और उसके थोड़ी देर बाद दोबारा ऐसे होगा, कुछ इस तरीके का। वो अपने आप समझ जाओ। यानी देखो अब जाके एक कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस हुआ, जिसमें देखो सेंटर ऑफ मास इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज एक्चुअली मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसे पॉइंट है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बाकी सारे पॉइंट्स उसके अराउंड घूम रहे हैं। सो सेंटर ऑफ मास इज इन दिस केस मूव्स in a straight line. All the other points will move around that. तो ये चीज है, इसलिए देखो एक टाइम पीरियड के बाद दोबारा अब यहाँ पे आए, फिर से ये पूरा सीक्वेंस रिपीट करा दो, तो देखना वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग नो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा। आइडियल केस का डायग्राम, बिल्कुल आइडियल केस का डायग्राम। आई होप यू आर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ फील और रादर बेटर फील and understanding as far as this question is concerned, the one that we just solved. इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये प्योरली फिजिक्स साइड का इंटरप्रिटेशन है, बट कई बार ये भी विजुलाइज करना जरूरी है। जैसे मैं बताता हूँ, जेई में यही क्वेश्चन आया था कि when will the particle, okay, when will the rod, कुछ ऐसे था कि लाइक वो यहां से यहां आ जाए, मतलब जितना ऊपर है अभी सेंटर मास से उतना ही नीचे आ जाए, यानी दैट इज व्हाट टाइम पीरियड बाय 2। एक टाइम पीरियड पे ये कवर हुआ, एक टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल, फिर एक साइकिल 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 चलता जाएगा। तो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अब टाइम पीरियड बाय 2 क्या होगा ना, पाई बाय, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, अच्छे से देखा। देखो the other question also, when will the stick become horizontal? First time horizontal, तो क्या होगा t/4। क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक 270 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री। तो एक एक 90 डिग्री का टर्न क्या होता है, t/4 पे लिया जाएगा। तो when will the stick become horizontal, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, इस वक्त जो है ना t/4 you get t/4 and so on. Rest you can easily understand exactly how all things are happening. ठीक है ना? चलो, now what I do is that let me add another question. Suppose I say फिर से with 3m or 4l है। Let us say a particle is coming here, mu, और यहां पे एक पार्टिकल आ रहा है, वो है 3m और 3u। Again the same question, hits and sticks। ठीक है, hits and sticks। बस एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि that is the mother of all the questions, because that part when solved means almost we can solve anything now, and that is find out the omega after collision। Find omega, ये find out करना है।
ठीक है, ये m और u स्पीड से आ रहा है, ये 3m 3u स्पीड से आ रहा है, और दोनों ही हिट्स एंड स्टिक्स है। यू टू फाइंड आउट द फाइनल ओमेगा ऑफ द सिस्टम। जल्दी करो। अच्छा फिर से ब्लर हो रहा है, पानी। u/4, हाँ क्रिश यू आर राइट, u/4 जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम था। या that is right. Fine. So now again go ahead with the same rigorous grind. सबसे पहले सेंटर ऑफ मास, उसके बगैर क्वेश्चन आगे मत बढ़ाओ। चलो मैं बराबर सॉल्व करता रहता हूँ। सेंटर के अबाउट अगर देखता हूँ मैं, यानी y का सेंटर ऑफ मास इधर y पे है ना, y is equal to m plus 3m into 0 plus m into minus 12 by 3m plus 3m 6m plus m 7m is equal to 6 3 to the 6 minus 2 4, यानी 4 by 7 4 by 7 L, sorry, ठीक है। 6 minus 2 is 4 और नीचे हो गया 7m, 4 by 7 L का इस बार शिफ्ट है, यानी क्वेश्चन और थोड़ा कठिन हो गया। अब मैं काम करता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूंगा, इज इट? तो एक तो गया 3m into 3u, इसका into क्या होगा, ये 4 by 7L है, ये 2L है, यानी 2L minus 4 by 7L, और इसका हो गया m into u into 2L plus 4 by 7L, ठीक है। मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कैलकुलेट कर रहा हूं। ये जो मैंने लिखा है, am I right, am I wrong? ये वाला पॉजिटिव ले लिया और ये वाला नेगेटिव ले लिया, am I right or wrong? ये टर्म सब सही है। अच्छा अभी फटाफट रॉन्ग आंसर आ गया, चलो गुड। अब बताओ इसमें क्या गलत है, इसमें व्हाट इज रॉन्ग? ओके नाउ एवरीबॉडी सेइंग द सेम थिंग, ये ना सारा प्लस होना चाहिए। चलो वेरी गुड। प्लस क्यों है? एक इधर, एक प्लस एक माइनस, आई एम यूजिंग अ लॉजिक, तो वेयर एम आई रॉन्ग? ओके, क्योंकि प्लस माइनस रोटेशन में इस तरीके से नहीं देखा जाता है, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना होगा। तो अगर मैं इसको देखता हूं तो ये भी क्लॉकवाइज है, और अगर मैं नीचे वाला पार्टिकल देखता हूं तो ये भी क्लॉकवाइज है, इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम में ये प्लस में आएगा। बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने आंसर दिया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आ जाओ मोमेंटम इनर्शिया, क्योंकि फाइनली आई इनटू ओमेगा। मोमेंटम इनर्शिया अब तो आई थिंक रूटीन हो गया, तो लाइक आएगा 3m 4l का स्क्वायर बाय 12 प्लस 3m इनटू ये वाला 4 by 7l का होल स्क्वायर प्लस अ पार्टिकल 3m इनटू 12 minus 4 by 7, यानी 14 minus 10 by 7 into 10l by 7 का होल स्क्वायर प्लस m into 12 plus 4 by 7, 7 to the 14 plus 4 18, यानी 18 l by 7 whole square. बस that becomes now the fundamental equation for getting the value of omega. I think आप तो कैलकुलेशंस खुद ही निपटा सकते हो। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है इसलिए कि वो 7 का फैक्टर आया और डिनोमिनेटर में 7 के कारण थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट आई थिंक इट्स ओके, डजंट मैटर। बट एक चीज इंपॉर्टेंट था इज दैट कि क्योंकि बॉडीज ऐसे आ रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में, डज नॉट मीन कि उनके एंगुलर मोमेंटम भी नेगेटिव है। नो, दे आर बोथ पॉजिटिव, दे हैव टू बी एडेड। वेलोसिटी देख के एंगुलर मोमेंटम जज नहीं करना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम के तरीके से ही जज करना चाहिए, अदरवाइज हम मिसलीड हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक को प्लस ले लेंगे गलती से, एक को माइनस ले लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट आई वाज हैप्पी कि जितने भी आंसर्स आए थे, कम आंसर्स आए थे बट सारे सही आए थे।
ठीक है? So that's about your initial angular momentum. This is your final angular momentum. I think with calculations now you can get the right answer. ठीक है? चलो ठीक है, तो लाइक आज इतना ही करते हैं। आज हम लोगों ने टॉपलिंग से शुरू किया था और फिर उसके बाद हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड रिलेटेड क्वेश्चंस पे हम अपना फोकस शिफ्ट किए थे, ठीक है ना? In tomorrow's session we'll be continuing with similar stuff, so we are almost at the end of the discussion on this chapter. काफी हद तक हो चुका है, बस एक आध दो और टॉपिक्स डिस्कस करने हैं and then we will be able to wind up the chapter. ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही बेटे, फिर कल कंटिन्यू करते हैं इसको। वैसे फोटो भेज दो ग्रुप पर खींचकर, क्लियर नहीं है। ग्रुप पर भेज दो फोटो खींचकर इसका, थोड़ा तेज बोलो बेटे, सुनाई नहीं दे रहा। जो बोर्ड पे लिखा है उससे ग्रुप पर फोटो भेज दो खींचकर। अच्छा इसका फोटो भेज दो, चलो ठीक है, मैं इसका फोटो ग्रुप में भेज दूं, बस इस पूरे एक्सप्रेशन, ठीक है ना? चलो ओके बेटे, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ओके, थैंक यू बेटे, थैंक यू थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।